सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। बारिश की धीमी-धीमी बूंदें जमीन पर पड़ रही थीं। तभी एक जिला कलेक्टर की गाड़ी सायरन देते हुए आकर रुकती है। सायरन को सुनकर सभी स्कूल के बच्चे और अध्यापक हैरान रह जाते हैं कि इतना बड़ा अधिकारी आज स्कूल में क्यों आए हैं और इतने बड़े अधिकारी का इस स्कूल में क्या काम है। उसके बाद अधिकारी अपनी गाड़ी से उतरते हैं और सीधा प्रिंसिपल के रूम में चले जाते हैं। प्रिंसिपल रूम में जाने के बाद वो वहाँ जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर एक शीतल नाम के अध्यापक थे, वो कहाँ गए हैं। तो प्रिंसिपल सर उन्हें बताते हैं कि वो काफ़ी समय लगभग 5 साल पहले यहाँ से रिटायर होकर चले गए हैं। प्रिंसिपल साहब हैरान थे कि एक मामूली से अध्यापक के बारे में जिला कलेक्टर इतनी गहराई से जानकारी क्यों ले रहे हैं। आखिर फिर प्रिंसिपल से रहा नहीं गया और वो जिला कलेक्टर साहब से पूछ ही लेते हैं कि आप शीतल सर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो जिला कलेक्टर साहब बताते हैं कि हम शीतल सर के बारे में इसलिए पूछ रहे हैं, दरअसल उनके कुछ पैसे मुझे लौटाने हैं जो मेरे पास हैं। प्रिंसिपल साहब बताते हैं लेकिन अब वो यहाँ तो पढ़ाने आते हैं, लेकिन मैं उनका आपको एड्रेस निकाल कर दे सकता हूँ। आप उनसे घर जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद कलेक्टर साहब, ठीक, आप जल्दी से उनका एड्रेस मुझे दे दो। तो ये बात सुनने के बाद प्रिंसिपल सर और भी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं और ये जानने के लिए आखिर इतना बड़ा अधिकारी एक टीचर से मिलने के लिए इतना बेचैन क्यों है। तो वो फिर से पूछते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताओ, क्यों आप शीतल सर से मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं और कितना पैसा आपको उनसे ले रखा था जो आपको उनको वापस करना है। तो जिला कलेक्टर साहब जवाब देते हैं, आप कुर्सी पर बैठ जाओ, और अपनी कहानी प्रिंसिपल सर को सुनाने लगते हैं। तो बताते हैं कि सर, कुछ समय पहले मैं भी इस स्कूल में पढ़ा करता था। तो एक दिन क्लास में शीतल सर ने सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछा था कि अगर तुम सभी को 100-100 रुपए मिल जाएं तो तुम उन 100 रुपयों का क्या करोगे। तो इस सवाल के जवाब में सभी ने अपना अलग-अलग जवाब दिया। कुछ स्टूडेंट ने तो कहा कि सर, हम उन पैसों की चॉकलेट खाएँगे, तो कुछ ने कहा कि हम उन पैसों से झूला झूलेंगे, तो कुछ ने वीडियो गेम खरीदना चाहा, कुछ ने पैसों के खिलौने खरीदने चाहे। जब मेरे बताने का नंबर आया तो मैंने उनसे कहा, सर, मैं अपनी माँ के लिए उनकी आँखों का चश्मा बनवा कर दूँगा, क्योंकि वो अब दूसरों के कपड़ों की सिलाई करती हैं, तो आँखें कमज़ोर होने के कारण उन्हें थोड़ा कम दिखाई पड़ता है और अक्सर उनके हाथों में सुई चुभ जाती है। अब इस सवाल का जवाब सुनने के बाद शीतल सर अपनी कुर्सी छोड़कर मेरे पास आ जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि बेटा, ऐसा क्यों? तुम्हारी माँ की आँखों के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा कर दे सकते हैं। तुम्हें उन पैसों से ही अपने माँ के लिए चश्मा क्यों बनवाना है? तुम अपने लिए उन पैसों से खिलौना या कोई खाने की चीज़ तो भी खरीद सकते हो। तो इसके बाद लड़का कहता है कि अगर आप एक जिला कलेक्टर बन जाते, तो सर, मेरे पिताजी की मृत्यु मेरे बचपन में ही हो गई थी। पिताजी के गुजरने के बाद मेरी माँ ने मेरा पालन-पोषण किया और वही मुझे पढ़ा-लिखा रही हैं और दूसरों के घर में काम करके, कपड़ों की सिलाई करके मेरा खर्च पूरा करती हैं। आँखें अब थोड़ा कमज़ोर हो चुकी हैं, तो अगर उनकी आँखों के लिए चश्मा बन जाएगा तो सुई में धागा डालते समय आसानी रहेगी और मेरी माँ की हाथों में सुई नहीं चुभेगी। अब इन सब बातों को सुनकर सर बहुत ही भावुक हो जाते हैं और बड़े ही प्यार से उस बच्चे को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, जो जवाब आज तुमने दिया है, उससे पता चलता है कि तुम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हो, कितना प्रेम करते हो। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि तुम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े इंसान बनोगे। इसके बाद शीतल सर बच्चे को 100 रुपए की बजाय 200 रुपए दे देते हैं कि बेटा, ये 100 रुपए तो मैं तुम्हें वादे के मुताबिक दे रहा हूँ और ये 100 रुपए जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, इनको भी अपने पास रखो। जब तुम्हारे पास पैसे और हो जाएँगे तो इन पैसों को तुम हमारे लौटा देना। इसके बाद कलेक्टर साहब बताते हैं कि उस दिन के बाद शीतल सर से मेरी कई बार मदद की थी। जब स्कूल में भी फ्री की ड्रेस मिला करती थी, मुझे फ्री में पढ़ने के लिए किताबें
और भी ऐसे उपकरण उपलब्ध कराते थे जो मेरी पढ़ाई में सहायता करते थे। ये कभी-कभी पहनने के लिए जूते भी दिलवा दिया करते थे। उनके बहुत ही एहसान मुझ पर हैं। मेरी कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और इसी वजह से मैं आज उनसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। उनसे पैसे को लौटाने के लिए आया हूँ। अब इस बात को प्रिंसिपल सर भी सुनते हैं तो वो भी भावुक हो जाते हैं और उधर इस बात को सुनाते हुए कलेक्टर साहब बाबूजी भी रोने लगते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल सर स्कूल के पुराने रजिस्टर में शीतल सर का एड्रेस निकालकर कलेक्टर साहब को दे देते हैं। इसके बाद कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर दिए गए एड्रेस की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी देर का सफर तय करने के बाद वो उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पता चलता है कि वो तो यहाँ से अपना घर बेचकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। पास पड़ोस वालों से जानकारी की तो उनका वर्तमान एड्रेस भी मिल गया। एड्रेस मिलने के बाद कलेक्टर साहब खुश थे। उसके बाद कलेक्टर साहब उस शहर के लिए भी निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उस शहर में भी पहुंच जाते हैं और बताए हुए एड्रेस के मुताबिक एक घर का दरवाजा खटखटाते हुए अंदर जाते हैं। तो अंदर से आवाज आती है कि जी हाँ, बताइए कौन, आपको किससे मिलना था। कलेक्टर साहब कहते हैं मुझे शीतल सर से मुलाकात करनी है, क्या शीतल सर का घर यही है। अब इस बात को सुनकर शीतल सर का लड़का हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर इन्हें पिताजी से ऐसा क्या काम है, क्योंकि शीतल सर का लड़का बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव का नहीं होता है। उसने अपने पिताजी को घर से बाहर निकालकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। वो खुद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस घर में अकेला रहता था, लेकिन अपने पिताजी को एक वृद्धाश्रम में छोड़ रखा था। करीब 3-4 सालों से वो अपने पिताजी से मिला भी नहीं था। उसे कोई हाल खबर भी नहीं था पिताजी अब किस हाल में हैं, कैसे हैं, जिंदा भी हैं या फिर इस दुनिया में नहीं है। वो पूछता कि आपको बाबूजी से क्यों मिलना है, क्या काम है। तो कलेक्टर साहब कहते हैं मुझे उनके कुछ रुपए लौटाने हैं और इस सिलसिले में उनसे मुझे मुलाकात भी करनी है और मैं उनसे मिलना भी चाहता हूँ। तो पैसों की बात सुनकर उसके दिल में लालच आ जाता है। वो कहता है कि जो कुछ पैसे हैं वो आप मुझे दे दीजिए, मैं वो पैसा उन्हें दे दूंगा। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। लेकिन कलेक्टर साहब उसकी कोई बात नहीं सुनते और जिद करते हैं कि मुझे सच बताओ कि फिलहाल वो रहते कहाँ हैं। तो शीतल सर को बेटा सच्चाई उगल ही देता है कि उसने अपने पिता को वृद्धाश्रम में कुछ साल पहले छोड़ रखा था। अब कलेक्टर साहब उनके नालायक बेटे से वृद्धाश्रम का पता पूछते हैं और तुरंत वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो आश्रम के मैनेजर से बातचीत करते हैं और शीतल सर के बारे में पूछताछ करते हैं और उन्हें शीतल सर के कमरे का नंबर पता चल जाता है। कलेक्टर साहब अब अपनी सिक्योरिटी गार्ड को वहीं रोक देते हैं और खुद अकेले उस कमरे की ओर जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि शीतल सर कमरे में एक बेड पर लेटे हुए हैं और देखने में बहुत ही बीमार और कमजोर दिखाई देते हैं। उनके पास जाकर कलेक्टर साहब उनके पैरों को छूते हैं तो शीतल सर कहते हैं कि बेटा कौन हो तुम, मुझे पहचाना नहीं या मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो। कहते हो वो बिस्तर में उठकर आ जाते हैं। तो कलेक्टर साहब का जवाब होता सर मेरा नाम अनमोल है और एक समय था जब आपके पास सरकारी स्कूल में आप पढ़ा रहे थे। तो शीतल सर अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालते हैं और अनमोल को याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी याददाश्त अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। लेकिन वो उस पहचान जाते हैं। वह वही लड़का है जिसको 200 रुपए दिए थे उसकी माँ की आंखों को चश्मा बनवाने के लिए। तो एकदम से कहते हैं कि अच्छा बेटा तुम वही अनमोल हो जिसको मैंने एक बार 200 रुपए दिए थे चश्मा बनवाने के लिए। तो इस बार अनमोल कहता है कि हाँ सर मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने 200 रुपए दिए थे अपनी माँ का चश्मा बनवाने के लिए और 100 रुपए अपने पास रखने के लिए। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो आप मुझे लौटा देना, आपने ऐसा मुझसे कहा था। मेरी इसी तरह से सहायता भी की थी। मैं आज आपके उन्हीं पैसों को लौटाने के लिए आया हूँ। अब इस बात को शीतल सर सुनते हैं तो उनकी आंखों नम हो जाती हैं, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और आंखों को आंसुओं से लड़ी टपकने लगती है। शीतल सर को रोता देख अनमोल
थोड़ा सा हैरान रह जाता है, तो वो सोचता है और उनसे पूछता है कि सर आप ऐसे क्यों रो रहे हैं। उसके बाद शीतल सर अपनी आप बीती अपनी पूरी कहानी कलेक्टर साहब अनमोल बाबू को बताने लगते हैं। तो बताते हैं कि बेटा उस समय मैंने तुम्हें सिर्फ 200 रुपए दिए थे, जो कि तुम्हें आज इतने समय के बाद भी याद है, और एक मेरी सगी औलाद जिसका मैंने पालन पोषण किया, बचपन से पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा आदमी बनाने की कोशिश की, लेकिन अच्छा आदमी नहीं बना पाया। अपने पिता का होने का फर्ज मैंने बखूबी निभाया, लेकिन उसने मेरी कोई कदर ना की। मेरी भावनाओं के साथ खेलता रहा और मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला गया। एक दिन तुम भी किसी माँ के बेटे जिसको मैंने पैसे दिए थे, और तुम आज उन पैसों को लौटाने आए हो। अब यहाँ अनमोल उनके आंसुओं को साफ करते हुए उन्हें दिलासा देता है। तो शीतल सर अनमोल से उनका हाल-चाल पूछते हैं कि बेटा अब तुम क्या कर रहे हो? क्या करते हो? और कहाँ रहते हो? तो अनमोल सर को बताता है, सर मैं मेहनत करके अपनी फीस जमा करता था, खूब लगन के साथ पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के साथ अब मैं प्रेज़ेंट टाइम में एक जिला कलेक्टर बन गया हूँ। अब शीतल सर ये बात सुनकर तो अनमोल की पीठ थपथपा देते हैं और कहते हैं, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, जो अपनी पढ़ाई को जारी रखा और एक कामयाब इंसान बन गए। इसके बाद दोनों बहुत देर तक बैठे हुए बातचीत करते रहे, एक-दूसरे का हाल-चाल पूछते रहे, एक-दूसरे के हाल-चाल, दुःख, दर्द को बाँटते रहे। उनकी बातचीत खत्म होने के बाद अनमोल और शीतल सर एक-दूसरे से बातचीत करके एक-दूसरे का हाल-चाल जान लेते हैं। अब अनमोल शीतल सर से कहता है, आप अपना सामान बैग पैक कर लीजिए, आप मेरे साथ चलिए। शीतल सर अचंभे में पड़ जाते हैं कि बेटा अनमोल, तुम यहाँ वृद्ध आश्रम से कहाँ लेकर जाना चाहते हो? तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ कहीं नहीं, आपको एक अच्छी जगह पर ले जाता हूँ, जहाँ आपको होना चाहिए। इसके बाद अनमोल वृद्ध आश्रम के मैनेजर से बात करके उन्हें वहाँ से लेकर अपनी गाड़ी में बैठाता है और सीधा अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुँचता है तो दोस्तों, कलेक्टर साहब का बहुत ही बड़ा एक शानदार सरकारी बंगला होता है और एक घर होता है। घर के अंदर बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी सायरन सुनाई देते हुए घर के बाहर गेट पर आती है, तो दोनों बच्चे बाहर भागते हुए आ जाते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए, चिल्लाते हुए आते हैं। और इसके बाद अनमोल गाड़ी से उतरता है और साथ ही में शीतल सर को भी गाड़ी से उतार लेता है और कहता है कि सर, आप के बाद आप यहीं रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारे घर में रहेंगे। आप यहीं हमारे साथ रहें, आपको वृद्ध आश्रम में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। शीतल सर अनमोल की मुँह की तरफ देख रहे थे और बड़े हैरान थे और बहुत ही ज़्यादा वो भावुक हो जाते हैं। एक बार फिर उनकी आँखें भर आती हैं और फिर कलेक्टर साहब से उन्हें हमदर्दी होती है और अपने गले लगा लेते हैं और ज़ोर से रोने लगते हैं। कलेक्टर साहब भी उन्हें गले लगाकर चुप कराते हैं। इतने में अनमोल और अनमोल की पत्नी बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ये लोग भी शीतल को भी अपने साथ घर में अंदर ले जाते हैं और अनमोल उन्हें अच्छे से नहलाता है, उन्हें कपड़े पहनाकर उन्हें बहुत कुछ बढ़िया से अपने घर में रखता है। कलेक्टर साहब की माँ, उनकी पत्नी शीतल सर का सब कुछ मालूम था कि कभी भी उन्होंने हमारे बेटे की पढ़ाई में बहुत मदद की थी। माँ का चश्मा बनवाने के लिए भी 100 रुपए दिए थे, 100 रुपए अनमोल को खर्च करने के लिए भी दिए थे। अनमोल की सहायता लगातार करते थे, इसलिए उनकी माँ और पत्नी भी उनका बहुत मान-सम्मान करती थीं। कलेक्टर साहब भी शीतल सर के बहुत ही अच्छे से देखभाल करते थे। उनके दोनों बच्चे साथ खूब मौज-मस्ती करते थे शीतल सर के साथ। साथ खेलते थे और धीरे-धीरे स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता, क्योंकि सभी लोगों ने बहुत ही प्यार, दुलार से रखा था और उनका बहुत मान-सम्मान किया था। अब शीतल सर कभी भी अकेले में बैठकर अपने बेटे के बारे में सोचते हैं और फिर इस बेटे के बारे में सोचते हैं जिसको केवल कभी 100 रुपए देकर मदद की थी, और आज उसने उन पैसों की कीमत कुछ ऐसे अदा किया। जब भी वो इन सब बातों के बारे में सोचते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। लेकिन कलेक्टर साहब ने उन्हें कभी भी ऐसी कोई परेशानी महसूस नहीं होने दी और ना ही कोई बात महसूस होने दी कि वो पराए हैं। समय धीरे-धीरे बीतता गया। अब शीतल का लड़का होता है, वो जिस जॉब को करता है उसमें कुछ धाँधली करने की वजह से उस पर केस दर्ज हो जाता है और उसे ये बात भी पता थी कि उसके पिताजी अब वृद्ध आश्रम में नहीं रहते, बल्कि एक कलेक्टर के
घर में रहते हैं, वो अपना बचाव के लिए सीधा कलेक्टर साहब के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद बाहर गार्ड से कहता है कि इस घर में मेरे एक बूढ़े पिताजी रहते हैं, मुझे उनसे मुलाकात करनी है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि आप 2 मिनट बाहर ही खड़े रहिए, मैं अंदर जाकर बात करके आता हूँ। अंदर जाकर गार्ड शीतल सर से बात करता है, उन्हें बताता है कि बाहर एक नौजवान लड़का आया है जो खुद को आपका बेटा बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि तुम उससे जाकर कह दो कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा बेटा था बहुत समय पहले ही मर चुका है, मेरा तो मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा था। मेरे लाख मना करने पर मेरी एक ना सुनी थी, मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था। अब सिक्योरिटी गार्ड बाहर आता है और उनके बेटे से ऐसा ही बोल देता है जैसा कि शीतल सर ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा था। अब उनका बेटा ये सब बातें सुनता है और बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है और उसकी आंखें भी छलक आती, लेकिन फिर भी वो एक बार फिर कोशिश करता है कि किसी तरह अपने पिताजी से मुलाकात हो जाए। इसलिए वो बाहर से ही खड़ा होकर अपने पिताजी को आवाज़ें लगाने लगता है। कहता है कि पिताजी मेरी बात को सुनिए, मैं आपका बेटा हूँ, यहाँ बाहर खड़ा हूँ। आप इसके बाद शीतल सर बाहर आते हैं और यहाँ आकर कहते हैं कि कौन सा बेटा? किसका बेटा? मेरा तो कोई बेटा नहीं है। मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वो मुझे अकेले वृद्धाश्रम में छोड़ गया था। मैंने तुमसे कितनी बार मिन्नतें की थी बेटा मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी थी। फिर तुम मुझे आज यहाँ क्यों चले आए लेने? क्यों मिलने आए? उनका बेटा, पिताजी मैं एक केस में बुरी तरह फंस चुका हूँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे सलाखों के पीछे जाने की नौबत आ गई, सिर्फ आप ही ऐसे हैं जो मुझे बचा सकते हैं, मेरी जान को बचा सकते हैं। आप कलेक्टर साहब से बोलकर मुझे इस केस से बाहर निकलवा दीजिए। लेकिन शीतल सर कहते हैं कि ये तेरे बुरे कर्मों की सजा है जो आज तुझे भगवान ने दे दी है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, जो तुमने बोया था तुम्हें वही काटना पड़ेगा। इतना बोलकर शीतल सर गार्ड से कहते हैं इसे यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकाल दो और ना ही इसे गेट के सामने खड़ा होने दो, ये एक मुजरिम है जो अपनी गिरफ्तारी को रुकवाने के लिए लिंक लगवाने आया है। तो शाम हो जाती है, कलेक्टर साहब घर वापस लौटते हैं। शीतल सर सारी बातों का बताते हैं, आज शीतल सर का बेटा यहाँ मिलने आया था। ये सारी बातें उनकी पत्नी उन्हें बताती है, यहाँ से धिक्कारते हुए भगा दिया गया। कलेक्टर साहब को तो पहले से ही पता था कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो भी केस में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं और बात को ऐसे ही जाने देते हैं। इस बात को बाद शीतल सर अपने शिष्य के साथ ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जिस कहानी में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को 100 रुपए देकर उसकी सहायता की और उन रुपयों से बदले उस लड़के ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपने गुरुजी का सम्मान किया, मान सम्मान रखा और अपने साथ घर ले गया। हमारे साथ आप अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको कहानी जरा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।